हेडिंग डालिए यूनिट नंबर 4.3। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, तो आपको बिना थके कुछ 16 डेफिनेशन मेरे साथ लिखनी है। सब एक एक लाइन की डेफिनेशन है, साथ साथ समझाऊंगी और क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे आता है। डेफिनेशन आएगी, वर्ड आपको पहचानना है। दमशराज नहीं खेलते हम, ऐसे एक्टिंग करके मूवी पहचाननी है। वैसे ही आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, वो आपको डेफिनेशन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, पहचानिए किसकी डेफिनेशन है ये। तो बहुत सिंपल रहेगा। फर्स्ट डेफिनेशन लिखिए कोस्ट की। हम ऑलरेडी एक डेफिनेशन लिख चुके हैं, कोई बता पाए कोस्ट की डेफिनेशन रक्षित के अलावा? कॉपी नहीं खोलनी है लक्ष्य। हाँ बताइए देव। लक्ष्य साइलेंट। हाँ देव बताइए। ठीक है, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में कितना खर्चा लगा वो उसकी कॉस्ट है। बिल्कुल सिंपल टर्म है। आज एक डेफिनेशन और है, बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज की है, लेकिन ये आपकी दूसरी यूनिट में है, तो हमें दोनों पता होनी चाहिए डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम है, कोई मतलब नहीं है, इसमें दोनों सेम ही टर्म्स है। बुक में दो अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन देकर लिखी है, सो आप भी लिख लीजिए। इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विस और थिंग और एन एक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा, कोई सर्विस दे रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चा, किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उससे रिलेटेड खर्चा, इन सभी को कॉस्ट बोलते हैं हम, उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आएगी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसमें लिखें कॉस्ट इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को पहचानने का या कुछ एक्सप्लेन करने का मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप यहाँ पे कोचिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, आप अपनी फी डिपॉजिट करते हैं तो जेब से खर्चा होता है। हम बोलते हैं ना बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, हमने हमारी जेब से खर्चा किया है, उसका मतलब ये है कि आपने पेमेंट की है और वो कॉस्ट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब यहाँ पे कैश लिखा है तो ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ऑनलाइन पेमेंट इसमें नहीं आएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से खर्चा किया है, जो अभी आपके पास में बैलेंस अवेलेबल था वो कम हुआ है, तो इतनी सी बात है। तो फिर ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जिसमें हमारे हाथ से कुछ नहीं जाता फिर भी वो कॉस्ट हो जाती है? सेल, डेप्रिसिएशन। अब आपके P&L में 2 आप डेप्रिसिएशन डाल देते हैं, डेप्रिसिएशन के पैसे कभी आप ऐसे हाथ से देते हैं क्या? नहीं देते, मतलब वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, फिर भी कॉस्ट है। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में सैलरीज आ जाएगी, वेजेस आ जाएंगे, जिनकी आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं वो सारी आ जाएगी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म, आज तक आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रही होगी, इकोनॉमिक्स में भी रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई बताए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में? अभी आपकी जितनी भी नॉलेज है आपको अभी तक, वो सब एक एक करके सबसे पूछूंगी, शुरुआत देव से देन लक्ष्य। नहीं, देव पहले बताएंगे, बताए। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। लक्ष्य आप बताएं, कैसे भी बताओ, आप बताओ आपके दिमाग में क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, हाँ हाँ, तो उसी लैंड को अगर मैं रेंट पर दूंगा किसी को कुछ भी काम के लिए, तो उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट। एनीबॉडी एल्स? तो योर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नहीं पढ़ा कभी? ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव बिल्कुल इकोनॉमिक से उठाई हुई बात होती है। सप्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स यानी आप चले गए वहां पे,
चलो जैसी भी आपकी समझ थी, हम क्या है ना, हम पढ़ रहे हैं कोस्ट अकाउंटिंग या कोस्टिंग। इसमें हम अपना दिमाग ना एक इकोनॉमिक्स वाले बंदे के बजाय एक बिजनेसमैन वाला रखते हैं। तो हम हमेशा बिजनेस ही शुरू कर देते हैं, इसमें कोई भी चीज कोई भी कोस्ट समझनी हो उसमें हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो जैसे लक्ष्य ने बताया कि सपोज एक अपॉर्चुनिटी कोस्ट का एग्जाम्पल है, मेरे पास एक घर था, उसमें तो मैं रह रही हूँ, एक और एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को बहुत शौक चढ़ा बिजनेस बना करने का, फैक्ट्री का लगाने का। अब नई कोई लेती, उससे अच्छा मैंने उसी घर में स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन। आंगन था, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें मशीन्स लाई और उसमें मैंने पापड़ समझते हैं, समझते होंगे, हाँ, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया। मशीन्स आ गई, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अभी हुआ ये कि अब उसके अंदर कोई रह तो नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया, पर अभी तक वहां पे उसको मैंने रेंट पे दे के रखा था और मुझे 15,000 रुपए महीने के मिल रहे थे, पर मैंने उनसे तो खाली करवा लिया और वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? कहानी अच्छे से सुनी नहीं मेरी। हो ये रहा है कि वो घर एक्स्ट्रा पड़ा था काफी दिन से, पर रेंट पे लगा हुआ था, 15,000 रुपए महीने आ रहे थे मुझे। हाँ, मैंने रेंट से हटाया और फिर उसमें बिजनेस किया। अच्छा, यही पूछा मैंने कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई। तो जो 15,000 रुपए महीने है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मुझे मिल जाती बट नहीं मिल रही, तो उस कॉस्ट को उठाकर अब मैं जो प्रोडक्शन कर रही हूँ उसमें ऐड करूंगी। क्यों? अब सपोज करो कि मैंने प्रोड्यूस किया, अब तो चिप्स प्रोड्यूस की, उस घर में मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, उन चिप्स को मैं बेचूंगी भी, लेकिन उसकी प्राइस में आलू और स्पाइसेस ये सब तो जोड़ ही दूंगी। उसके अलावा इतना दिमाग चलाऊंगी कि इन चिप्स की वजह से मुझे वो रेंट नहीं मिल रहा, उसको भी इसी में जोड़ देते। उन्हीं की वजह से नहीं मिल रहा, अगर उनका प्रोडक्शन नहीं होता तो अच्छे खासे लोग रह रहे होते वहां पे और मुझे 15,000 रुपए महीने मिल रहे होते। अब नहीं मिल रहा है, तो ये जब कंज्यूमर तक पहुंचेगी तो क्यों ना मैं वो 15,000 भी कंज्यूमर से रिकवर कर लूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह उसमें ऐड कर दूं। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, वो अलग बात है कि मुझे प्राइस फिक्स करते वक्त अपना मैं किस तरह के मार्केट में हूँ वो सोचना पड़ेगा, बट एक नॉर्मल कंसेप्ट ये है कि मैं चाहूंगी कि वो 15,000 भी मुझे मिल जाए, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक तरीके से। कॉस्ट क्यों है? वो जो चीज आपको नहीं मिली बट मिल सकती थी वो। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव नॉट चूजन। एक क्वेश्चन अभी आप लोगों से आएगा, एक एग्जाम्पल है। एक गोडाउन है जिसे मैं रेंट पे दे सकती हूं मिस्टर एक्स को 40,000 पर मंथ के हिसाब से, मिस्टर वाई को दे सकती हूँ, वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो मुझे 50,000 पर मंथ भी दे देंगे, और उस गोडाउन को मैं गवर्नमेंट को भी दे सकती हूँ वेयर हाउस बनाने के लिए, और वो मुझे 18,000 पर मंथ ही देगी। तो यहाँ मेरी उस गोडाउन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अगर मैं किसी को ना देकर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर लूँ उसमें, या कुछ भी कर लूँ अपना स्टोरेज के लिए यूज कर लूँ? 50,000 पर मंथ होगी। और कोई? 18 होगी। एनीबडी एल्स? आप दोनों ने जो आंसर दिए वो क्यों दिए वो भी साथ में बताइए। अच्छा, और आपने? सबसे मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब अगर नहीं चलाते तो रेंट पे आके तो नहीं मिलता, नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, अब देखो हमने इस डेफिनेशन को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिखा। कारण नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट मतलब आप जो काम में यूज ले रहे हो उसके अलावा बेस्ट क्या था? उसके अलावा बेस्ट ये था कि मिस्टर वाई को रेंट पे दे देती हूँ, मुझे 50,000 पर मंथ मिल जाएंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी क्या होगी? 50,000 पर मंथ। इतनी सी डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका एमसीक्यू का, इसलिए इन डेफिनेशन को लिखवाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी कि जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो लिखेगा और पूछेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मैक्सिमम, हाँ कह सकते हैं। देखो आप ये देख लो कि आप उसकी जगह होते तो आपके लिए बेस्ट क्या होता, बस
वो सही तरीका है, किसी भी तरीके का रट्टा लगाने से अच्छा है ये लाइन पे ध्यान रखो कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास क्या होता अगर आपका गोडाउन होता और आपको रेंट पे देना होता तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज संक कोस्ट। संक कोस्ट में लिखिए कोस्ट दैट हैव बीन incurred and cannot be recovered। ये संक वर्ड का मतलब कोई बताएगा? डूबना। तो ये जो आपको टर्म्स में लिखवा रही हूँ ये सारी टर्म्स हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। चाहे तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, हम बोलते हैं ना हमारी जेब से खर्चा हुआ, चाहे संक कॉस्ट है, हम कहते हैं हमारे पैसे डूब गए, और इनका मतलब भी वही है, जो कॉस्ट आपने लगा दी लेकिन वापस भी नहीं आ सकती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मुझे किसी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करना था, मैं गई किसी से बात की मैंने कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन छोड़ो अब अपने शॉप ही करते हैं, मुझे एक दुकान खोलनी है। किस चीज की खोलूं? जनरल स्टोर। ठीक है, जनरल स्टोर खोलनी थी, मेन रोड पे खोलनी थी, बहुत अच्छी जगह है और वहां पे मेरा कोई खुद का तो है नहीं आउटलेट, तो मुझे रेंट पे चाहिए था। मैंने जाके बोला कि मुझे आपकी शॉप रेंट पे चाहिए। वो बोले देखो मिनिमम आपको 1 साल के लिए तो लेना पड़ेगा और पहले ही आपको पहले दिन 1 साल का रेंट देना पड़ेगा, फिर आप 1 साल इसमें जो चाहे कीजिए। तो मैंने उनको 1 लाख दे दिए, शुरू में ही दे दिए, और ठीक है 12 महीने मेरी दुकान रहेगी। अभी मैं 2 महीने दुकान चलाए ही था, इतने में क्या हुआ, कोविड आ गया और वो दुकान बंद हो गई। कोविड के अंदर 2-3 महीने लॉकडाउन रहा, वो बंद रही, उसके बाद वो बिल्कुल खत्म ही हो गई क्योंकि मेरी तरफ से वो बिजनेस लॉस में चला गया था। शुरू ही किया था और ऐसा झटका लग गया नए नए बिजनेस को, तो बेचारा कहाँ बचेगा, वो बचा ही नहीं। तो जो 1 लाख मैंने शुरू में दे दिए थे ना, मैं गई उसको बोलने कि देखो कोविड आ गया था और पैसे भी तुमने मुझसे शुरू में ही ले लिए थे, मुझे नहीं चाहिए दुकान, मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया, 6 महीने और बाकी है, मुझे आधे पैसे लौटा दो। कोई लौटा देगा क्या? नहीं देगा ना। उसकी मेन पोजीशन, इतनी अच्छी जगह पे उसकी दुकान, एक तो उसने मुझे दी और उसने पहले ही बोला था आपको 1 साल के लिए लेनी पड़ेगी और रेंट देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। तो अब मेरे वापस मांगने से तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अब वो कॉस्ट वापस नहीं आएगी, इनकर्ड हो चुकी है, कैन नॉट बी रिकवर्ड है। यानी कैसी कॉस्ट है वो? संक कॉस्ट। नेक्स्ट लिखिए इम्प्यूटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट का एग्जाम्पल दे दो, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया ना अभी। तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखवाया मैंने? कैन नॉट के बाद क्या लिखा है? कैन नॉट बी रिकवर्ड। हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा तो वापस लेकर। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट used for decision making purpose example interest on internal funds। नोशनल वर्ड का मतलब पता है किसी को? सुना है कभी ये वर्ड नोशनल? सुना है, मतलब पता है? मतलब नहीं पता है। देखो ये नोशनल वर्ड ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम एज्यूम करते हैं केवल डिसीजन मेकिंग के लिए, वो रियल में कभी नहीं होती। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने? इंटरेस्ट ऑन इंटरनल फंड्स। अगर आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाती हूँ,
ये मान लो मुझे पर मंथ 1 लाख का प्रॉफिट है, मैं सेल्स नहीं लिख रही, प्रॉफिट लिख रही हूँ, हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट होता है मुझे उस बिजनेस से, उसमें मैंने पैसा लगाया है 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब क्या होगा कि अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो मुझे मेरा ही बिजनेस उस पैसे पे इंटरेस्ट देगा क्या? बताओ, देगा? मैंने एक बिजनेस किया, उस पे 10 लाख रुपीज लगाए, ये 10 लाख रुपीज में कहीं और लगाती तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, श्योरली मिलता, पर मेरा खुद का बिजनेस तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देगा। इंटरेस्ट के बदले क्या दे रहा है वो? प्रॉफिट दे रहा है। तो अब क्या होता है कि कई बार हम डिसीजन जब लेते हैं कि ये बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, तो क्या दो चीजों को कंपेयर करूंगी मैं देखूंगी कि हाँ 10 लाख मैं लगा रही हूँ, उससे बिजनेस तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, दूसरी जगह अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं तो उस पर इंटरेस्ट मिला के मेरे को मान लो मिल रहा है 80,000, तो दोनों में से फायदेमंद कौन है? आपका बिजनेस फायदेमंद है तो आप पैसा बिजनेस से नहीं निकालेंगे। लेकिन ये जो मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, मुझे असली में मिल थोड़ी रहा था, ये तो मैंने वैसे ही कैलकुलेशन की डिसीजन मेकिंग के लिए, मैंने असल में तो कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करके रखे, उल्टा ये पैसे तो मैंने बिजनेस में लगा के रख रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? नोशनल कॉस्ट, यानी जो रियल नहीं है, आप उसे केवल डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए ध्यान में रखते हैं कि ऐसी कॉस्ट हो सकती है, तो वो आपकी आ जाएगी इंप्यूटेड कॉस्ट में। अब इसके अंदर तो पैसा इन्वेस्ट करने की बात थी, अगर पैसा बोरो करने की बात होती तो आप किसी से उधार लेते, उसके बाद बिजनेस में लगाते, ये तो आपका खुद का पैसा था तो आपने लगा लिया। आप 10 लाख कोई दादा परदादा छोड़कर गए होंगे तो बिजनेस में लगा दिया, अगर वो नहीं छोड़कर जाते तो फिर उधार लेना पड़ता, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी लगता। तो अब मैं बिजनेस में अगर डिसीजन मेकिंग के लिए केवल उन बातों को ध्यान में रखती हूँ कि ये पैसा अगर मेरा नहीं होता और मैं बोरो करती तो इतना इंटरेस्ट लगता, तो मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब बिल्कुल ख्याली बातें बोलूं मैं आपको, वो आएगी आपकी इंप्यूटेड कॉस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रेलेवेंट कॉस्ट। cost related to a specific decision, या कहूं फ्यूचर कॉस्ट। कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे रक्षित इसका? कुछ बताएं आप। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रही हूँ मैं आप लोगों की बात। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब, नहीं सही बताया आप दोनों ने, सही बताया, वो ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया और आपने शॉर्ट में बता दिया, बात सही है, एक ही बात है। रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट वर्ड का मतलब हमारे काम का, हमारे काम का खर्चा है। हमने अगर कोई डिसीजन लिया है, आज अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, उससे रिलेटेड खर्चा जो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि होने वाला है, तो वो तो आपके काम का ही होगा ना। भी जो पैसे आपके आगे लगने वाले हैं, अब सपोज आप फाउंडेशन में बैठे हैं, आपका दिमाग चल रहा होगा कि मैं फाउंडेशन पास हो जाऊंगा, इंटर में इतने लगेंगे, तो अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो खर्चा काम का नहीं है। अगर आपने सीएम में बनना डिसाइड कर ही लिया है, तो अब फ्यूचर की जो भी कॉस्ट आपको वहां तक नहीं पहुंचा देती, वो आपके काम की रहेगी ना। इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्ट में वो खर्चे आ जाएंगे जो किसी स्पेसिफिक डिसीजन से रिलेटेड और फ्यूचर में होने वाले। ठीक है, अब देखो 7th नंबर, अवॉइडेबल कॉस्ट। cost that should not have been incurred. अब आपका इसमें अवॉइडेबल कॉस्ट, इसमें क्या हुआ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी चिप्स की,
उसके लिए मैंने मशीन्स भी लगवा दी थी और सब ऑटोमेटेड काम था, अपने आप हो रहा था, फिर भी मैंने 2 लोगों को एज अ लेबर रख के रखा है और उन्हें वेजेस दे रही हूँ। जरूरत भी नहीं है फिर भी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी मशीन खराब होगी तो वो काम आएंगे। लेकिन क्या वो खर्चा अवॉइड किया जा सकता है? अगर आपको कभी जरूरत पड़ भी गई तो आप उस टाइम ले आना किसी को, इसका मतलब वो फिजूल खर्ची है। तो वो खर्चा जो नहीं होना चाहिए था या अवॉइड किया जा सकता है, बिजनेस में एक्स्ट्रा हो रहा है और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो वाली कॉस्ट आपकी कौन सी हो गई? अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल नाम से पता चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हो रहा है। 8th नंबर, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट फिलहाल मैं जिस सीक्वेंस में लिखवा रही हूँ उसमें लिखवाइए, जरूरत पड़ी तो वो भी बता देंगे। cost that cannot be controlled by management. Yes. देखो आपने जो बोला, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसे कंट्रोल तो किया जा सकता है, अगर वेस्ट हो रहा है तो। नहीं हो रहा है तब तो कोई इलाज ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 तरह का होता है, एक तो आपका होता है फिक्स्ड पोर्शन और एक होता है आप जितना चलाते हैं उसके ऊपर बेसिस। अब जितना चलाते हैं उसे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है हम पंखे के बिना बैठ जाएंगे और तो क्या इलाज है कंट्रोल करने का। दूसरा जो फिक्स्ड है उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, मैनेजमेंट उसको जाके बिजली बोर्ड से कन्वर्सेट तो नहीं कर सकती कि इसको भी कम करो, तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें। तो जो चीजें मैनेजमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती वो है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। उसके अलावा जो एग्जाम्पल हमारा चल रहा था जिसके अंदर मैंने बोला था कि मशीन और लेबर मैंने दोनों लगा के रखी है, अब क्या हुआ कि मैनेजमेंट बोली खर्चा ज्यादा आ रहा है मशीनें भी हटा दो। अगर तुम मशीनें हटा दोगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? खर्चा ज्यादा आ भी रहा है तो भी उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन या फिर फंक्शन या फिर एक्टिविटी वेयर cost is accumulated. अब देखो ये कोस्ट सेंटर है, उससे पहले मुझे बताओ एग्जाम सेंटर क्या होता है? जहां पे हम एग्जाम देते हैं, फिर वहां पे क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं और फिर उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बताया? बहुत बढ़िया, केंद्र। सेंटर को हिंदी में कहते हैं केंद्र, यानी जहां पे वो चीजें इकट्ठी होने वाली है जो उससे रिलेटेड है। तो वैसे ही कोस्ट सेंटर क्या? ऐसी जगह जहां पे सारी कोस्ट इकट्ठी हो रही है। कोई भी जगह ऐसी हो सकती है, अगर आप कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो लोकेशन जहां प्रोडक्शन हो रहा है वो कोस्ट का सेंटर है, उसी की वजह से वहां पे कोस्ट इकट्ठी होकर लग रही है। या फिर कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से वहां पे कोस्ट इकट्ठी हो रही है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल से आपको चीज समझ आएगी। इसका एग्जाम्पल लिखिए, रिसर्च एक्सपेंडिचर। कोई भी चीज के प्रोडक्शन से पहले हम रिसर्च करते हैं। अब जब रिसर्च करेंगे तो कुछ पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तो आप जगह जगह जाएंगे भी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी लगेंगे, लोगों से बात करेंगे, सर्वे करेंगे, इंटरनेट से डेटा निकालेंगे, सब काम करेंगे, तो कुछ पैसा तो लगेगा ही। और वो पैसा जो सारा लग रहा है वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है? रिसर्च एक्टिविटी से। तो रिसर्च के ऊपर लगने वाली सारी इकट्ठी करके कोस्ट, उसका मतलब रिसर्च एक केंद्र है जिसकी वजह से कुछ कोस्ट लगी है।
तो रिसर्च एक्टिविटीज वाली सारी कोस्ट कौन से कोस्ट सेंटर से रिलेटेड है? रिसर्च। ये सारी आपकी कोस्ट शीट के अंदर जाके लास्ट वाली यूनिट में पता लगेगा कि कौन कौन सी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जहां पे हम कोस्ट अलग अलग देखते हैं, फैक्ट्री में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं। तो ये आपको लास्ट में अच्छे से समझ आएगी। अब भी डेफिनेशन लिख के छोड़ दीजिए। रिसर्च एक एक्टिविटी थी, क्योंकि रिसर्च प्रोडक्शन में तो नहीं आ रहा, रिसर्च तो आ रहा है एक्टिविटी में। उसके अलावा प्रोडक्शन खुद एक कोस्ट सेंटर है, वहां पे भी कोस्ट लगती है, रॉ मटेरियल की लगती है, लेबर की लगती है। तो हर जगह जो जहां पे भी कुछ भी कोस्ट लग रही है वो सेंटर है आपका। नेक्स्ट इज कोस्ट ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोडक्ट स्लैश सर्विस स्लैश एक्टिविटी फॉर विच cost are ascertained। क्या समझे इस लाइन से? ये पेन छोड़ो, ये बॉटल कितने की होगी आईडिया से? 80 की। ये फोन कितने का होगा? 10,000 का। तो अब आपने इसकी कॉस्ट निकाली, इसकी कॉस्ट निकाली, ये सब क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ज्यादा का कॉस्टिंग क्यों? कॉस्टिंग हमने आज कहां पढ़ा? देखो कोस्टिंग, मैंने कोस्ट की क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 टर्म लिखवाई थी, उसमें से एक कोस्टिंग टर्म थी। उसका मतलब क्या होता है आदेश बताएंगे पहले। अच्छा, कोस्ट कैलकुलेट करना वो मेथड है कोस्टिंग, और किसकी कैलकुलेट कर रहे हो? वो है आपका कोस्ट ऑब्जेक्ट। कोस्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन एंड कोस्टिंग इज अ वर्ब। समझे? इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे। सपोज अगर मैं इसका प्रोडक्शन करती हूँ तो मैं पूरी चीज देखूंगी कि इसमें रॉ मटेरियल लगा 10 रुपीज का, उसके अलावा इसकी पैकिंग में लगेंगे जो भी है, वट एवर कॉस्ट इस पे लगेगी, वो सारी मैं टोटल करूंगी। उस प्रोसेस को कहेंगे कोस्टिंग। और जिसकी वजह से जिसके लिए निकाल रही हूँ वो कोस्ट ऑब्जेक्ट है खुद। कोस्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ जाइए कोस्ट यूनिट। कोस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं समझे? अच्छा ठीक है, देव आप इन्हें समझा पाएंगे कोस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब, अगर आप समझे तो? नहीं रुको, आप उन्हें बोलने तो दो। हाँ बोलो। यू आर नॉट ऑडिबल, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। अच्छा अभी समझ नहीं पाए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एज्यूम करना नहीं, आप जिसकी कॉस्ट सोच रहे हैं, जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, वही चीज ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। नाउन, आज एसी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। पंखे की निकालूंगी तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। इस चेयर की निकालूंगी तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। फिर सीएमए फाउंडेशन की निकालूंगी तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। यानी सर्विस की भी निकालूंगी तो वो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो ऑब्जेक्ट है। फिर जब मैं निकालने बैठूंगी, ऐसे पेपर पे लिखूंगी कि ये कॉस्ट लग रही है, वो क्या है? कॉस्टिंग है। ठीक है, अब आ जाओ कॉस्ट यूनिट पे। कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस for which cost is determined। अब हम थोड़ा सा और गहराई में चले गए इसकी। क्लास में कितने पंखे लगे? 3 लगे। तो मैं 3 पंखों की कॉस्ट डिटरमाइन कर रही हूँ, 2 पंखों की कॉस्ट डिटरमाइन कर रही हूँ, या 1 पंखे की कॉस्ट डिटरमाइन कर रही हूँ, वो उसकी यूनिट है। नंबर ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट,
कितने ऑब्जेक्ट की आप कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं वो यूनिट है। तो सपोज करो ये तो चलो पंखे थे तो हमें इन्हें नंबर में काउंट किया कि 1 2 3। अगर आपके पास में, अगर मेरा काम होता, आशीर्वाद आटा सुना है सबने, हाँ, तो फिर आपकी यूनिट होती केजी में। अच्छा, ऑयल होता तो लीटर में होती। तो कॉस्ट यूनिट तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं या हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट यूनिट को हल्के में मत ले लेना, ये एग्जाम में आता है। ये इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि किस चीज को आप किस यूनिट में डिटरमाइन करते हैं। हम सॉल्व करेंगे इसके एग्जाम्पल्स आज तो आप ये लिखिए, कॉस्ट ड्राइवर में लिखिए ट्रिगर, चेंज in cost of an activity। लिख लिया? नहीं है कि वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक्टिविटी से आप सब लेकर चलेंगे साथ में दिमाग में, प्रोडक्ट भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। लेकिन इसका यहाँ पे एक्टिविटी लिखने का कारण क्या था वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, ये बॉटल थी, ये ऐसे ही सेल हो रही थी, बहुत टाइम हो गया ऐसे सेल हो रही थी। फिर अब मेरी कंपनी बहुत बड़ी बन गई, अच्छी ब्रांड हो गई, तो मुझे ऐसे लगा ऐसे अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी पैकेजिंग होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से डब्बे में इसको पैक करवाया। तो अब इसकी कॉस्ट अगर पहले 80 थी तो अब कितनी लूंगी मैं? अब कुछ तो बढ़ा के लूंगी, कुछ ज्यादा दे रही हूँ तो 100 लूंगी। तो अगर किसी चीज की कॉस्ट में कोई चेंज आता है या एडिशन होता है, किसके कारण से होता है? वो होता है आपका कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ पे क्या कारण था? पैकेजिंग ऐड हो गई। तो वो एक्टिविटी, पैकेजिंग एक एक्टिविटी है जिसने इसमें चेंज किया, कॉस्ट में ट्रिगर कर दिया, कॉस्ट को बढ़ा दिया। ट्रिगर करने का मतलब होता है बढ़ा देना। तो अब मैंने थोड़े दिन तक उस पैकेजिंग में सेल किया, फिर ये बाहर जाने लग गई। तो फिर मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को और स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग देनी चाहिए, ये कार्टून वाले से काम नहीं होगा। तो मुझे इसको वो प्लास्टिक वाली कोई अच्छी सी पैकिंग और करवा दी मैंने, तो वो 150 की हो गई। तो अब उसमें फिर से उसी एक्टिविटी में ट्रिगर किया और नई पैकेजिंग ने ट्रिगर किया उसकी कॉस्ट को, तो वो एक कॉस्ट ड्राइवर है। ठीक है। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि जो चिप्स मैं सेल कर रही थी उसके अंदर मैं जो मसाले यूज कर रही थी वो लोकल मसाले थे, बिल्कुल नॉर्मल। अब क्या हुआ कि लोगों के डिमांड के हिसाब से मैंने कुछ ऑर्गेनिक चीजें यूज करना स्टार्ट कर दिया उसके अंदर, तो अब वो तो महंगी पड़ेगी। तो अब कौन सी एक्टिविटी ने ट्रिगर किया कॉस्ट को? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में ही मैंने कॉस्ट को ट्रिगर करवा दिया और उसी की वजह से उस कॉस्ट की टोटल कॉस्ट जब मैं निकालूंगी तो वो बढ़ गई और प्रोडक्शन में वो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब कॉस्ट ड्राइवर क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान ये कॉस्ट ड्राइवर हो गया। नेक्स्ट लिखो कॉस्ट अलोकेशन। ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th और 14th, ये आपको अच्छे से करनी है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सबको। कॉस्ट अलोकेशन और कॉस्ट अपोर्शनमेंट। अलोकेशन में लिखिए असाइन cost directly to product और सर्विस। और नेक्स्ट लिखिए अपॉर्शनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट्स cost among cost centers on predetermined basis। लिख लिया हो तो एग्जाम्पल डिस्कस करूं?
एक कंपनी है ब्रिटानिया, ये क्या क्या बनाती है, कोई बता पाए तो? ठीक है, बिस्किट्स, केक्स, और बताएं? ब्रेड, कन्फेक्शनरी आइटम ले लेते हैं, शायद इसकी टॉफी भी आती है। ठीक है, अब ये कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए तो अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए और अलग अलग तरीके की चीजें चाहिए। तो इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट बना के रख रखे हैं। ये डिपार्टमेंट नंबर 1 है, ये डिपार्टमेंट नंबर 2, ये 3 है, ये 4 है। अब एज्यूम कीजिए कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ आउटलेट है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो अब हुआ ये कि जो ब्रिटानिया कंपनी है ना, इनकी इन सभी को बनाने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रोल होगा क्या, बताइए? होगा ही, सब मशीनों से होता है आजकल। तो अब सब में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, लेकिन इन्होंने ना एक ही मीटर लगा के रख रखा था बाहर, और इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि किसने कितनी बिजली कंज्यूम की। तो जब ये केक की कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, अब कॉस्ट निकालेंगे तो बिजली तो उसमें जोड़ेंगे, एक खर्चा है उसका। सपोज करो मैंने आपसे जब शुरू में पूछा था कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की क्या क्या कॉस्ट लग सकती है, तो आपने मुझे कहा था रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पता कैसे चले कि केक बनाने में कितनी लगी और बिस्किट बनाने में कितनी लगी? पता चल नहीं रहा है, क्योंकि मीटर एक ही है। ठीक है, अगर अलग अलग होते तो कोई दिक्कत होती क्या? सब डिपार्टमेंट के बाहर अपने अपने लगे होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें ये जो दोनों टर्म्स है, इनका मतलब क्या है? अगर चारों डिपार्टमेंट में उनके खुद के मीटर लगे हुए हैं और हम केवल उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को ऐड ही कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप असाइन कॉस्ट डायरेक्टली टू प्रोडक्ट और सर्विस। आपको पता है किसकी कितनी, आपने उस केक को, केक के बिजली का बिल देख के केक में ऐड कर दिया, बिस्किट वाला देख के बिस्किट्स में ऐड कर दिया। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन प्री डिटरमाइंड बेसिस। क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दिमाग था मेरा, तो मैंने ऐसे पहले ही सोच लिया था कि केक डिपार्टमेंट में इतनी लाइट है, इतने पंखे हैं, ये मशीन इतनी पावर ले रही है, तो कुछ इतनी बिजली ये कंज्यूम करता होगा, और वो इतनी करता होगा बिस्किट वाला, उसके अलावा कन्फेक्शनरी में इतनी यूज होती होगी। मैंने पहले से एक रेशो बना दिया, 2:2:1:1, ऐसा रेशो मैंने पहले फिक्स करके रख लिया था। तो जैसे ही बिल आया, मैंने उस बिल के खर्चे को डिवाइड किया इस रेशो में और इन चारों में डाल दिया। तो इसमें क्या किया आपने? प्री डिटरमाइंड बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट किया कॉस्ट को अमंग कॉस्ट सेंटर्स। यही किया। क्या प्री डिटरमाइंड बेसिस था यहाँ पे? रेशो क्या था? वैसे ही कुछ भी रेशो अगर आपने पहले सोच के रखा होगा कि अब आपको तो पता ही है कि मीटर एक है तो कैसे बांटोगे, तो जो भी आपने पहले से सोच के रखा है उसके हिसाब से अगर आज आप बांटते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अपोर्शनमेंट। लेकिन अगर मीटर्स ऑलरेडी अलग अलग है, केवल आपको ऐड ही करना होता है कॉस्ट में, तो वो अलोकेशन। अब ये दो टर्म आपको कभी कंफ्यूज ना करें, इसीलिए दिमाग में रखना कि अपॉर्शनमेंट नीचे वाला था जिसके अंदर बहुत सारा कार्यक्रम करना पड़ता है, प्री डिटरमाइंड बेसिस वाला, और अलोकेशन बिल्कुल सिंपल है। ये आपका एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस पे इतना टाइम लगाया। अब लिखिए 15th वाला, है ही नहीं, इट्स ऑल ओवर। क्या बता रही थी? 16 बोली थी मैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। चलो अभी मॉड्यूल में देख लेते हैं क्या रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 16, तो फिर आप गिने ही मत, कल हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे करेंगे तो उसमें आएगा। और एक पॉइंट जो रह गया है वो देख लेते हैं। तो हमने इसके अंदर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट देखी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट लिखवाना रह गया जिसके अंदर क्या है? which are essentially to be incurred within limits and norms provided। तो आप यही लाइन उसमें डाल दीजिए अपनी कॉपी में, अनअवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से हेडिंग डालो, 15th नंबर।
cost which are necessarily to be incurred. सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4.3 पार्ट सेकेंड, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन सा 16 पॉइंट? यही था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये पूरा एक पॉइंट। हाँ, ये पूरा एक पॉइंट ही। तो अब आप आज के लेक्चर में कुछ भी समझने लायक नहीं है, सिर्फ लिखने लायक है और रटने लायक है। हमें याद होगा क्लास 10th में हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। याद आ गया? 1 2 3 नंबर, उसमें कुछ समझने वाला नहीं होता ना। वैसे ही कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर लर्न करने, कि इस नंबर पे ये स्टैंडर्ड आता है, उस नंबर पे वो स्टैंडर्ड आता है, और इसका एमसीक्यू सीधा आता है कि स्टैंडर्ड नंबर 3 का नाम या फिर रॉयल्टी नाम का स्टैंडर्ड का नंबर क्या है। बिल्कुल 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है और बनता ही बनता है, फिक्स है। तो आज के लेक्चर से 2 मार्क्स इकट्ठे करेंगे हम। 3 कहानियां हैं, उनके बेसिस पे ये लर्न करेंगे, लिखने का काम है। तो शुरू कर दो मेरे साथ। पहला लाइन लिखें, कौन इशू करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? पहले मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इन्हें कौन इशू करता होगा? ICMAI, बिल्कुल। सो दीज आर issued by Institute of Cost Accountant of India। क्यों इशू करते हैं ये? तो इसमें लिखेंगे टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन cost measurement, classification of product or service। कोस्ट को मेजर करने में, क्लासिफाई करने के तरीके सभी लोगों के पास एक यूनिफॉर्म मेथड हो, इसी वजह से स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। सो टोटल हमारे पास कितने स्टैंडर्ड्स हैं इसके, रक्षित? 24 स्टैंडर्ड्स है टोटल, जिनके नाम हमें आज ही की क्लास में लर्न करने हैं। पहला स्लॉट लिखिए, स्टैंडर्ड नंबर 1 to 11। ये हम एक साथ लर्न करेंगे एक ही स्टोरी से। सो सबसे पहले स्टोरी लिखिए। स्टोरी इज, हिंदी लिखना भूल तो नहीं गए? बहुत टाइम हो गया ना। जब हम फर्स्ट क्लास में थे तब 2 वर्ड्स लर्न करने की कैपेसिटी थी। थर्ड वर्ड सुनते ही सब सिर के ऊपर से जाता था। फिर मैम ने कहा कंजम्पशन बढ़ाओ। हमने
ट्रांसपोर्ट से मटेरियल मंगवाया उतारने के लिए एम्प्लॉय को बुलाया, जिसने हमारी यूटिलिटी के लिए सामान पैक किया और डायरेक्ट एडमिन को भेज दिया। गया नोट डाउन ऑनलाइन वालों? यूटिलिटी अब इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना है। अगर हाईलाइटर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्लास, 2 एंड कैपेसिटी, 3 एंड सिर के ऊपर, देन कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट, मटीरियल, एम्प्लॉय, यूटिलिटी, डायरेक्ट एंड एडमिन। तो इससे हमें पहले से 11वें नंबर तक कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न होंगे। कैसे लर्न होंगे देखिए। फर्स्ट नंबर कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट, और स्टोरी में क्या है, जब हम फर्स्ट क्लास में थे। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। फिर सेकंड इज कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, यानी जब हम फर्स्ट क्लास में थे तब 2 वर्ड लर्न करने की कैपेसिटी थी। तीसरा वर्ड सुनते ही सिर के ऊपर से चला जाता था, सिर के ऊपर इज ओवरहेड। थर्ड नंबर कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ओवरहेड। देन मैम ने कहा कंजम्पशन बढ़ाओ, सो फोर्थ नंबर इज कैप्टिव कंजम्पशन। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट से आपने मटेरियल मंगवाया, कंजम्पशन बढ़ाना था तो खाने का सामान मंगवाया, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो आप उतार नहीं पाए, तो आपने एम्प्लॉय को बुला लिया। इससे 3 स्टैंडर्ड कवर होते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्टैंडर्ड नंबर 6 मटेरियल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड नंबर 7 इज एम्प्लॉय कॉस्ट। उसके बाद में अब यूटिलिटी का मतलब होता है हमारे यूज के लिए। तो एम्प्लॉय ने सोचा ये कैसे उठा के लेके जाएगा इतने सामान, तो उन्होंने पैक कर दिया हमारी यूटिलिटी के लिए। सो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 is cost of utility, and 9th is direct expenses, 9th is public material cost, 10th is direct expenses, and 11th is administrative expenses. पैकिंग आएगा आपका, एक वर्ड और हाईलाइट कीजिए, पैकिंग। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट 9th, 10th, डायरेक्ट एंड एडमिन इज 11th।
नीचे आप सारे नेम लिखेंगे, फिर इसको रिकलेक्ट करेंगे आप ही से। वन इज फर्स्ट क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। सेकेंड वन, दो वर्ड सीखने की कैपेसिटी, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। तीसरा, सुनते ही सब सिर के ऊपर से जाता था, यानी ओवरहेड्स। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 इज, मैम ने कहा कंजम्पशन बढ़ाओ, कैप्टिव कंजम्पशन। देन आपने मटेरियल मंगवाया, सो ट्रांसपोर्टेशन से मटेरियल मंगवाया, सो इट्स फिफ्थ वाला जो है वो है एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और सिक्स्थ वाला हो जाएगा मटेरियल। मटेरियल मंगवा लिया है, अब हमसे उतारा नहीं जा रहा है तो हमने एम्प्लॉय को बुलाया। सेवेंथ इज एम्प्लॉय कोस्ट, एम्प्लॉय ने हमारी यूटिलिटी के लिए उसे पैक करके दिया, तो एट्थ इज यूटिलिटी एंड नाइन्थ इज पैकिंग। Cost of utilities, ninth is packing material cost, सामान को पैक किया, डायरेक्ट एडमिन को भेज दिया, सो 10th इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड 11th इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि आपको ये स्टैंडर्ड्स के नेम और नंबर लर्न होने चाहिए। लर्न करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, अगर आपको इस स्टोरी से समझ आए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। सो 1 to 11 इसमें कवर हुए। देन आ जाइए सेकेंड स्लॉट, स्टैंडर्ड नंबर 12 to 17। इसकी स्टोरी लिखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, admin.oh, OH is overheads। ट्वेल्व टू 17 की स्टोरी ये है, कार को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी। आप में से कार ड्राइविंग किस किस को आती है? 4 व्हीलर ड्राइविंग, फिर अच्छे से समझ आएगी बात। कार को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी, अगर सर्विस नहीं करवाओगे तो। सही बात है क्या ये? सर्विस नहीं करवाते तो फिर वो खराब हो जाती है और रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो इसे सेल करना पड़ जाएगा। और डेप्रिसिएशन लगी हुई कार में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। खटारा कार में होता है क्या किसी को इंटरेस्ट? सो स्टोरी है, कार को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी अगर सर्विस नहीं करवाओगे तो,
अदरवाइज पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इसे सेल करना पड़ जाएगा और डेप्रिसिएशन लगी हुई कार में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। सो इसमें आप हाईलाइट कीजिए रिपेयर, देन सर्विस, देन पॉल्यूशन, देन सेल, देन डेप्रिसिएशन और लास्ट में इंटरेस्ट। 12, 13, 14, 15, 16, 17। एडमिनिस्ट्रेटिव के आगे है ओवरहेड्स। नेम लिखे इनके। सो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोस्ट। repairs and maintenance cost. Standard number 13th is cost of service cost center. इनके पूरे पूरे नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू आएगा। अब सपोज एमसीक्यू आ जाता है कि कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 का नेम क्या है और आपके पास चारों ऑप्शन आते हैं, तो ये कोस्ट ऑफ सर्विस कोस्ट सेंटर, इतना याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो सर्विस याद रहना चाहिए, इसीलिए हमने अपनी स्टोरी में लिया सर्विस। तो 14th नंबर इज पॉल्यूशन कंट्रोल कोस्ट, इट्स 14th नंबर। या 15th is selling and distribution overheads, OH मतलब overheads। Cost accounting standard number 16 is CAS on depreciation and amortization। ये CAS ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है, तो हम CAS लिखेंगे इसको शॉर्ट में। CAS 17 इज CAS ऑन इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। तो आपके कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 to 11 पहली स्टोरी में कवर हो गए, 12 to 17 कार वाली स्टोरी में कवर हो गए, और अब आपके 18 to 24 थर्ड स्टोरी में कवर हो जाएंगे, और फिर हम इन्हें रिवाइज करेंगे इसी लेक्चर में। चलें आगे। So story number 3, cost accounting standard number 18 to 24। तो ये स्टोरी है R&D जॉइंट रूम में रॉयल तरीके से रहते हैं। क्योंकि उन्हें क्वालिटी पसंद है। उसी वजह से उनके घर के
मैन पर ओवरबर्डन है रेवेन्यू लाने का। क्या लिखा हमने? R&D जॉइंट रूम में रॉयल तरीके से रहते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी पसंद है, और इसी वजह से उनके घर के जो मैन है, कमाने कौन जाएगा? ऑब्वियसली घर के जो मैन हैं उन पे ओवरबर्डन है रेवेन्यू लाने का। बहुत ही लग्जरियस लाइफ चाहिए R&D को, तो इसमें आप हाईलाइट करेंगे R&D, फिर आप हाईलाइट कीजिए रॉयल, उससे पहले जॉइंट, क्वालिटी, मैन, ओवरबर्डन, रेवेन्यू। 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24। नेम्स नोट डाउन करेंगे इनके। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18, CAS ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट या R&D। CAS number 18 is CAS on joint cost. CAS number 20 is CAS on royalty and technical know-how. (21) CAS on quality control. (22) CAS on manufacturing cost. (23) is CAS on overburden removal cost. ये सारे नाम आपको आपकी बुक में मिलेंगे, और आपको कॉपी में क्यों लिखवाए जा रहे हैं उसका रीजन आप अच्छे से जानते हैं कि एग्जाम टाइम में आपको कॉपी ही उठानी है, बुक को नहीं उठाना है। एंड द लास्ट वन इज CAS on treatment of revenue in cost statement. सो स्टोरी के हिसाब से R&D जॉइंट रूम में रॉयल तरीके से रहते थे क्योंकि उन्हें क्वालिटी चाहिए थी, और उनके घर के मैन यानी मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट पे ओवरबर्डन था रेवेन्यू लाने का। सो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 to 24 हमने अभी किए क्लास में। एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ, फिर कॉपी बंद कीजिए। मुझे पता है इतनी जल्दी लर्न नहीं होता, तो देखते हैं क्या क्या याद हुआ है। शुरू से टोटल कितने कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? सबकी आवाज आनी चाहिए। 3 स्टोरीज पढ़ी। पहली स्टोरी में कहां से कहां तक है? 1 to 11, 1 से 11। दूसरी में 12 to 17। तीसरी में 18 to 24। कार वाली स्टोरी कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? अच्छा, और ये R&D किस में आए? ओके,
और फर्स्ट वाले में आप छोटे थे इसीलिए आप फर्स्ट क्लास में थे, तो फर्स्ट से आप वैसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टोरी है, अब मैं आपको स्टोरी बोलूंगी, आप बताएंगे उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नेम कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, इतना तो बता सकते हैं। सो जब हम फर्स्ट क्लास में थे, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम कहाँ है, कौन सा नंबर है इसका, फर्स्ट। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। तब 2 वर्ड्स लर्न करने की कैपेसिटी थी। स्टैंडर्ड नंबर, नाम उसका कैप्टिव कंजम्पशन। थर्ड वर्ड सुनते ही सब सिर के ऊपर से जाता था, ओवरहेड नंबर, ओके। फिर मैम ने कहा कंजम्पशन बढ़ाओ, कंजम्पशन, ये है कैप्टिव कंजम्पशन, वो कैपेसिटी था, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन था 2, और फोर्थ है कैप्टिव कंजम्पशन। देन हमने ट्रांसपोर्ट से मटेरियल मंगवाया, ये ट्रांसपोर्ट कितने नंबर आ गया, 5। 6th में आ गया मटेरियल। 7th में हमने एम्प्लॉय को उतारने के लिए बुलाया। 8th में एम्प्लॉय ने हमारी यूटिलिटी के लिए सामान पैक किया और डायरेक्ट एडमिन को भेज दिया। तो 9th इज योर पैकिंग, 10th इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड 11th इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फिर सेकंड स्टोरी थी, कार को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड नंबर। ये स्टोरी कहां से शुरू होती थी, 12 to 17, तो रिपेयर कौन से नंबर, 12 नंबर। फिर अगर सर्विस नहीं करवाओगे तो सर्विस कितने नंबर, 13 नंबर। अदरवाइज पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इसे सेल करना पड़ जाएगा, सो 14 नंबर इज, एंड 15th इज सेलिंग। ओके, देन डेप्रिसिएशन लगी हुई कार में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन का नंबर 16 और 17 नंबर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। फिर आती है थर्ड स्टोरी। अब इतना तो आपने मुझे पहले ही बता दिया कि 18 से 24 है ये। सो 18th से स्टार्ट करते हैं, R&D। R&D की फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन 19th इज जॉइंट रूम में रहते थे, जॉइंट रूम में रहते थे, जॉइंट कोस्ट, रॉयल तरीके से रहते थे। 20 नंबर कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रॉयल्टी, क्योंकि उन्हें क्वालिटी पसंद है। तो 21 नंबर, उसी वजह से उनके घर के मैन पर ओवरबर्डन था, तो 22 नंबर मैन से मैन्युफैक्चरिंग। ओवरबर्डन 23 एंड 24 इज रेवेन्यू। अब कल इस पे एमसीक्यू मैं पूछूंगी बुक बंद करवा के, फिर आपको लर्न होनी चाहिए, फिर चाहे इस ट्रिक से लर्न करें आप, चाहे किसी भी ट्रिक से करें। मॉड्यूल पे आ जाइए। सबने नोट डाउन कर लिया जो ऑनलाइन है वो? अब आपकी इस यूनिट में एक और चीज है जो पढ़ने लायक है, वो है आपका ये वाला पेज नंबर, जिसके अंदर आपको बताई है यूनिट। इट्स 295 के बाद 296। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट यूनिट, ये भी आता है एग्जाम में, तो वो आपसे यूनिट पूछते हैं। किसी जमाने में हम फिजिक्स पढ़ा करते थे, उसमें बहुत हमारे काम की होती थी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। वैसे ही अब कुछ अकाउंट्स या कोस्ट में भी काम आएगी आपकी यूनिट्स। सो इसमें लिखा है पार की यूनिट क्या होती है, मेगावाट या किलोवाट आवर। सीमेंट मेट्रिक टन, ऑटोमोबाइल नंबर ऑफ व्हीकल्स। ऑडिट फर्म, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जनरली आप एमसीक्यू में गेस नहीं कर पाते, लेकिन ऑडिट फर्म अपनी कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करता होगा, तो जब वो ऑडिट करने जाता होगा तो उसको कहते हैं ना फाइल मिली हुई ऑडिट करने के लिए, तो जितनी फाइल उस हिसाब से कॉस्ट लगा के आगे से चार्ज करेगा। सो ऑडिट फाइल, या फिर कई ऑडिटर्स घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं तो चार्जेबल आर। सर्विसेज ज्यादातर घंटे के हिसाब से में आ जाएगी।
देन आपका बिजनेस है होटल, हॉस्पिटल, गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। इनकी यूनिट्स क्या है? होटल कितने रूम और कितने दिन, रूम एंड डे। हॉस्पिटल पेशेंट कितने और दिन कितने। गुड्स ट्रांसपोर्ट कितना सामान का वेट है और कितने किलोमीटर जाना है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स और कितने किलोमीटर। फिर है कोस्ट ड्राइवर्स, कोस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से आपकी कोस्ट इंक्रीज होती है। सो मशीन सेटअप अगर कोई एक्टिविटी है तो उसकी कोस्ट कैसे इंक्रीज होगी, तो आप कितनी बार उस मशीन को सेटअप करते हैं उतनी बार उसकी कोस्ट इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ सेटअप्स या सेटअप आवर्स। देन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन अगर कोई एक्टिविटी है, अगर आपके पास इंस्पेक्शन में कोई आ रहा है तो आप उसे 1 घंटे के लिए बुलाएंगे तो वो चार्ज कितने लेगा, सपोज करो 5000। आपने उसे बोला 2 घंटे तक इंस्पेक्शन करनी है तो वो 10,000 लेगा। तो आपके इंस्पेक्शन के घंटे जो है वो कोस्ट को ड्राइव कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इंस्पेक्शन आवर्स यहाँ पे कोस्ट ड्राइवर। देन ऑर्डरिंग कोस्ट, मुझे कोई सामान मंगवाना है जियो मार्ट से, ठीक है, अभी मेरे को 5 चीजें ध्यान में है तो मैंने वो मंगवा ली। उसके बाद बिल्कुल मैंने ऑर्डर किया ही था कि मुझे याद आया कि ये रह गया, तो अब मैं उससे मंगवाऊंगी तो मेरे ऑर्डर कॉस्ट या डिलीवरी चार्जेस तो अलग लगेंगे। जबकि मैं बोलूंगी 1 ही मिनट की तो देरी थी, एक ही साथ भेज दीजिए, एक ही एड्रेस है, एक ही डिलीवरी पे भेज दीजिए, भेज देगा क्या? नहीं भेजेगा ना। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स उतनी डिलीवरी चार्जेस, तो यहाँ पे कॉस्ट कौन बढ़ा रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो ऑर्डरिंग कोस्ट का कोस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डिलीवरी कोस्ट इज नंबर ऑफ डिलीवरीज। वही सेम बात, उनकी तरफ से तो वो ऑर्डर है, मेरी तरफ से वो डिलीवरी है। फिर आपका इसमें कोस्ट एलोकेशन और कोस्ट अपोर्शनमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, और फिर नीचे आ गए कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपको सारे नेम दिए गए हैं। और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 4.3 इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको कल अच्छे से बताएंगे कैसे बनेगा, क्योंकि कल आप ही जवाब देंगे। ऐसे बनता है, देखो ऐसे बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इज, ऑप्शन नंबर ए रॉयल्टी, ऑप्शन नंबर 2 कैप्टिव कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर 3 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 जॉइंट कोस्ट। बस ये तो आपको अभी आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। या बन जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर क्या है, तो वो आप डिटरमाइन कर लेंगे। है सिंपल, मार्क्स गेन करने के लिए। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अभी अगर मैं आपका टेस्ट भी लूंगी ना तो आपको फिर भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रह जाती है। हालांकि स्टोरी अच्छे से करने के बाद रहनी नहीं चाहिए, बट एक साथ जो आते हैं ना उनमें रह जाता है ये पहले था या बाद में था, 13th या 14th। इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से हो जाएगा। और फिर मैं आपको इम्प्यूटेड कोस्ट बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। एंड 4.4 यूनिट हम कल करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। 4.3, 4.4 और 4.5 तीनों इंपॉर्टेंट है। 4.2 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड 4.1 में से भी वेटेज कम आने के, ठीक है। तो आपने पूछा इम्प्यूटेड कोस्ट। इम्प्यूटेड कोस्ट एक तरह की नोशनल कोस्ट होती है, यानी आपकी असली में वो कोस्ट लगती नहीं है, केवल आप डिसीजन मेकिंग की वजह से उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये आपके खुद के फंड्स हैं, आप ध्यान में ये चीज रखते हैं कि जब आपने अपना पैसा बिजनेस में लगाया उस टाइम आप ये दिमाग लगाते हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होता, मेरे दादा परदादा नहीं छोड़ के गए होते, तो मुझे बोरो करना पड़ता, और बोरो करती तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ता। वो इंटरेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं अगर आप किसी डिसीजन में, तो वो लगा थोड़ी है, वो रियल में आपकी कॉस्ट कभी नहीं लगेगी। पर आप केवल डिसीजन मेकिंग के वक्त ये चीज सोचते हैं कि ऐसा होता तो वो कॉस्ट लगती, वो आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट है। कुछ 2 क्वेश्चन कल के टॉपिक से पूछ लूं, सो ध्यान से सुनिएगा जिन्होंने कल का लेक्चर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट कोस्ट। पढ़ा था कल हमने रेलेवेंट कोस्ट के बारे में, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऐसी है जो रेलेवेंट कोस्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज रिप्लेसमेंट कोस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज मार्जिनल कोस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज संक कोस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड कोस्ट। रक्षित आंसर नहीं देंगे, बाकी लोग देंगे। मैं ऑप्शंस फिर से लिख देती हूं। इट्स संक, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड रिप्लेसमेंट। इनमें से चारों में से रेलेवेंट कौन सी नहीं है? हाँ बताइए। संक कॉस्ट। वेरी गुड चार्मी, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जो डूबी गई अब उसका वो क्या रेलेवेंस रखती है? वो कुछ नहीं कर सकते उसका। आप परफेक्टली आंसर्ड। एंड सेकंड क्वेश्चन इज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑप्शन नंबर ए कैश कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज नॉशनल कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज sunk cost, and D is part of prime cost. फटाफट आंसर लिखिए इसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, मोनिका को तो सबसे पहले आंसर लिखना चाहिए था। क्या होगा? अच्छा ठीक है, और कोई? देखो ऑप्शन तो आप लोगों को एक एक चूज करना ही पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो मैं भी नहीं दे रही और एग्जाम भी नहीं दे रहा, तो नहीं भी आता हो तो भी हम कुछ तो चूज करते ही हैं। वेरी गुड मोनिका, परफेक्ट, पर ये ऑप्शन में नहीं है। क्या होगा? वेरी गुड, अब सही है आपका आंसर। क्वेश्चन रिपीट करूं, क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, ऑप्शन नंबर ए इज कैश कोस्ट, बी इज नोशनल कोस्ट, सी इज sunk कोस्ट एंड डी इज पार्ट ऑफ प्राइम कोस्ट। ठीक है, मतलब मोनिका को तो बात समझ आ गई है जो अभी करवाया था वो। देखो ये पार्ट ऑफ प्राइम कोस्ट जो लिखा है मैंने, ऐसा कुछ पढ़ाया है क्या? तो फिर अगर ये आंसर होता तो मैं आपसे पूछती क्या? तो ये तो एलिमिनेट हो गया है, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर बचे 3। अब इंटरेस्ट ऑन नॉन कैपिटल अगर ये ऑप्शन ना देखें तो क्या दिमाग में आता है? इम्प्यूटेड आता है। इम्प्यूटेड का दूसरा नाम बताया था मैंने, परफेक्ट चार्मिंग, नोशनल कोस्ट। देखो अभी कॉपी में देखो लिखवाया होगा इम्प्यूटेड के अंदर नोशनल, उसकी डेफिनेशन के अंदर नहीं है नोशनल कोस्ट, है ना? बस वो दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जिसका आंसर है नोशनल कोस्ट। तो अब आपको ध्यान रहेगा, उम्मीद करती हूँ कल के एमसीक्यू में बहुत अच्छे से क्विज खेलेंगे और आगे की यूनिट करेंगे। सो सी यू टुमारो।